हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, GSTR 1। आज हम आप लोगों को बताएं आज हम आप लोगों को बताएंगे GSTR 1 कैसे फिल किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और हमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ डालना होता है। GSTR 1 में हम अपना सारा आउटवर्ड डिटेल्स के रिलेटेड डाटा फिल करते हैं, जिसमें HSN वाइज डिटेल भी जाता है, डॉक्यूमेंट नंबर जाता है और कितना हमने सेल किया, क्या उस पे टैक्स आ रहा है, वो सब आउटवर्ड के डिटेल में जाता है, यानी कि GSTR 1 में जाता है। तो हम बात कर रहे हैं GSTR 1 की। उसके लिए मैं आप लोगों को फॉर्म दिखाता हूँ और उसमें क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है वो चीजें आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म GSTR 1 जिसमें आउटवर्ड का डिटेल जाता है। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग से। हमें जब GST रिटर्न फाइल करना होता है तो पहले हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना पड़ता है, जिस टैक्स पीरियड का हमें रिटर्न भरना है। फिर GSTN हमें डालना पड़ता है। वो GSTN इन एक्चुअल में हमें डालना नहीं पड़ता, लॉगिन करने के बाद एक खुद ही आता है। नेम ऑफ लीगल पर्सन भी खुद ही आता है। ट्रेड नेम भी अगर हमने पहले से डाल रखा है तो आता है। ARN, ये हमारा होता है कि हम रिटर्न जब भर देते हैं तो एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो हमें फिल नहीं करना पड़ता, वो भी खुद ही आता है। और डेट ऑफ ARN, जिस दिन हम फाइल करते हैं उस दिन का ARN नंबर आ जाता है। उसके आगे का हमारा काम है, फोरे में हम क्या रिपोर्ट करेंगे, कोई भी सेल या कोई भी सप्लाई जो रिवर्स चार्ज नहीं जिस पे लगता है। रिवर्स चार्ज यानी कि इनवर्ड पे हमें रिवर्स चार्ज देना होता है, लेकिन ये हमें सेल पे जो टैक्स देना पड़ेगा वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। इसके अलावा अगर हम सेल कोई 6 नंबर टेबल का करते हैं तो इधर नहीं रिपोर्ट होके यहाँ पे रिपोर्ट होगा, जैसे कि जीरो रेटेड या डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं या जीरो रेट सप्लाई करते हैं तो हमारा 6 नंबर टेबल में आएगा, जैसे कि एक्सपोर्ट हो गया या फिर SEZ सप्लाई हो गया, डेवलपर को हमने कोई सप्लाई किया, डीम्ड एक्सपोर्ट किया, तो टेबल नंबर 6 में आ जाएगा। 6A में एक्सपोर्ट, 6B में सप्लाई टू SEZ और 6C में डीम्ड एक्सपोर्ट। और इसके अलावा जो भी आउटवर्ड रहेगा वो टेबल नंबर 4A में आ जाएगा। और अगर कोई हम सप्लाई करते हैं जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है तो उसको हम 4B में रिपोर्ट करेंगे। यानी कि हम दो तरह का सप्लाई कर लेते हैं, मान लो एक में नॉर्मल चार्ज होता है, एक में रिवर्स चार्ज लगता है। तो जो नॉर्मल चार्ज वाला होता है वो 4A में आ जाता है, और जो रिवर्स चार्ज वाला होता है उसे हम 4B में रिपोर्ट करते हैं। ऐसे टेबल 5 में हम B2CL ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करते हैं। B2CL मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स। जो लार्ज इनवॉइसेस होते हैं 2.5 लाख से, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसे हम इधर रिपोर्ट करते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, अगर रजिस्टर्ड होते हैं तो 4 में आ जाएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 5 में आ जाएगा। 6 का हमने देख लिया, एक्सपोर्ट, सप्लाई टू SEZ और ड्रीम्ड एक्सपोर्ट यहाँ पे रिपोर्ट होता है। टेबल नंबर 7 में हम B2C सप्लाई करेंगे, जो बिजनेस टू कस्टमर होता है, जो कोई बेचने के लिए नहीं सामान लेता है। और यहाँ पे हम नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम 100 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि 100 रुपया बेचा हमने, तो अ, उस पे अगर 20 रुपए का रिटर्न आ गया हमारे पास तो हम यहाँ पे सिर्फ 80 रुपए रिपोर्ट करेंगे, ना कि 100 रुपए एक बार सेल दिखाएंगे और 20 रुपए हम रिटर्न दिखाएंगे। तो 80 रुपए अगर वो विद इन द स्टेट है, जैसे कि हम दिल्ली से दिल्ली में ही सप्लाई करें, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा, तो उसे हम रिपोर्ट करेंगे 7A में। और अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो हम उसे रिपोर्ट करेंगे 7B में, और कहाँ पे हमने सेल किया हुआ है वो भी हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद टेबल नंबर 8 में हम रिपोर्ट करेंगे नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST सप्लाई। इसमें हम सीरियल वाइज, जैसे 8A में रिपोर्ट करेंगे इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर कोई किसी रजिस्टर्ड पर्सन को हमने कोई भी रिलेटेड, एग्जेम्प्टेड या नॉन GST सप्लाई वो किया हुआ है तो हम 8A में रिपोर्ट करेंगे। ऐसे अगर इंट्रा स्टेट
सप्लाई किया हुआ है, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाई, तो हम 8B में रिपोर्ट करेंगे। और अगर सेम चीजें हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया हुआ है तो 8C और 8D में आ जाएगा। टेबल 9 में हम अमेंडमेंट से रिलेटेड सारी चीजें रिपोर्ट करेंगे, जैसे कि आउटवर्ड सप्लाई। टेबल 4, 5 और 6 का कुछ भी अमेंडमेंट हुआ है तो हम उसे इधर रिपोर्ट करेंगे। जैसे कि 9A में इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी अगर हमारे पास अमेंडमेंट करना है तो हम 9A में रिपोर्ट करेंगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करना है तो हम ओरिजिनल 9B में डालेंगे और अमेंडेड हम 9C में डालेंगे। टेबल 10 में हम B to C का अमेंडमेंट डालेंगे, जैसे कि हमने बात किया था टेबल नंबर 7 में कि B to C सप्लाई इधर आएगा, वैसे ही इसके रिलेटेड अमेंडमेंट टेबल नंबर 10 में आएगा। अगर B to C का कोई भी अमेंडमेंट है तो 10A में आ जाएगा। 10A में सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज का अमेंडमेंट आएगा और 10B में इंटर स्टेट के रिलेटेड सप्लाईज का अमेंडमेंट आ जाएगा। टेबल नंबर 11 में हम रिपोर्ट करेंगे कोई भी एडवांस अगर हमें मिला हुआ है या उस एडवांस के अगेंस्ट हमने कोई इनवॉइस रेज किया हुआ है, यानी कि एडवांस को एडजस्ट किया हुआ है, तो उसे हम रिपोर्ट करेंगे टेबल नंबर 11 में। टेबल नंबर 11 के ए में हम रिपोर्ट करेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाईज पहले। अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाईज के लिए हमने एडवांस लिया हुआ है तो हम टेबल 11A1 में रिपोर्ट करेंगे। ऐसे अगर इंटर स्टेट सप्लाईज के रिलेटेड कोई एडवांस हमें मिला है तो टेबल 11A2 में हम रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम उसको एडजस्ट करते हैं तो इंट्रा स्टेट अगर कोई एडजस्टमेंट है तो 11B1 में आएगा, और इंटर स्टेट कोई एडजस्टमेंट है तो 11B2 में आएगा। सिमिलरली अगर कोई हमारा अमेंडमेंट है एडवांस या एडजस्टमेंट से रिलेटेड तो टेबल नंबर 11 के पार्ट 2 में आ जाएगा वो। उसके बाद टेबल नंबर 12 में हमें सारा HSN वाइज आउटवर्ड का डिटेल देना होता है। इसमें हम सारे पार्ट्स को कवर करते हैं, जैसे कि हमारा आउटवर्ड हो गया मेन, कोई भी सप्लाई या एक्सपोर्ट हो गया या नील रेटेड हो गया, तो सबका हमें HSN वाइज इधर डिटेल देना होता है। पहले में HSN नंबर हम डालेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिर क्वांटिटी डालेंगे, फिर उसका टोटल क्वांटिटी लेंगे हम, फिर उसके बाद फिर रेट उसका क्या है, टैक्स का रेट है, फिर टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, फिर क्या टैक्स हमने दिया हुआ है उस पे वो इधर दिखाना पड़ेगा। और ये अभी मैंडेटरी हो गया है सबके लिए, तो ये अभी HSN कोड डालना जरूरी है। टेबल नंबर 13 में हम डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल डालते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट नंबर सबका आएगा इधर। आउटवर्ड सप्लाई का डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, जैसे कि अगर हमने कोई इनवॉइस काटा हुआ है 1 से 10 तक का तो 1 से 10 तक इधर डालना पड़ेगा। फ्रॉम टू कितने हमने इनवॉइस काटे हैं, अगर उसमें से कोई कैंसिल किया हुआ है तो इधर कितना हमने कैंसिल किया हुआ दिखाना पड़ेगा, फिर नेट इश्यूड अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई हमने इनवॉइस फॉर इनवर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर हमने कोई इनवॉइस इश्यू किया, सेल्फ इनवॉइसिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इधर आ जाएगा। फिर रिवाइज हमने कोई इनवॉइस इश्यू किया, डेबिट नोट कोई इश्यू हुआ है, क्रेडिट नोट इश्यू हुआ है, रिसिप्ट वाउचर इश्यू हुआ है, पेमेंट वाउचर इश्यू हुआ है, या रिफंड वाउचर इश्यू हुआ है, या कोई चालान डिलीवरी के रिलेटेड इश्यू हुआ है, तो वो सब इधर आ जाएगा। डिलीवरी चालान 4 तरीके का है, जिसमें आपको जॉब वर्क से रिलेटेड 9 नंबर में आ जाएगा, अगर कोई सप्लाई एंड अप्रूवल है तो 10 में आ जाएगा, कुछ लिक्विड गैस के रिलेटेड 11 में आ जाएगा, और उसके अलावा सारे आपके 12 नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद आपका आएगा टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 अभी जल्दी ही आया है, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिलेटेड डिटेल्स इसमें डालना जरूरी है। टेबल नंबर 14 में ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना पड़ता है। टेबल नंबर 14 में सप्लायर रिपोर्ट करेगा, जिसमें TCS डिडक्ट होता है। जैसे कि मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई सेल कर रहा है अगर सप्लायर, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS डिडक्ट करता है। और ऐसे ही अगर कोई सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक स्विगी जोमेटो से कोई सेल करता है तो क्या करता है, स्विगी जोमेटो खुद ही टैक्स पे करता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट होंगे, जो कि सप्लायर को रिपोर्ट करना है।
तो फर्स्ट जिसमें टीसीएस डिडक्ट होता है वो टेबल नंबर 14 के ए में रिपोर्ट होगा, और जिसमें खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करता है वो टेबल नंबर 14 के बी में रिपोर्ट होगा। और उसके लिए अगर कोई अमेंडमेंट आता है इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड तो टेबल नंबर 14 ए में रिपोर्ट होगा। सिमिलरली टेबल नंबर 15 में क्या रिपोर्ट होगा? ऊपर जो हमने ट्रांजेक्शन्स का बात किया टेबल नंबर 14 में, वही ट्रांजेक्शन इधर ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड भी दिखाना है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड भी दिखाना है। सिमिलरली अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड दोनों को उसको दिखाना है। यानी कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड को सप्लाई हो रहा है या अनरजिस्टर्ड को सप्लाई हो रहा है उसको भी दिखाना है, और अनरजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड को सप्लाई हो रहा है या अनरजिस्टर्ड को सप्लाई हो रहा है वो भी दिखाना है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ये सारे ट्रांजेक्शन्स इधर रिपोर्ट करेगा टेबल नंबर 15 में। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट है वो तो टेबल नंबर 15 ए में रिपोर्ट होगा। ये सब फिल करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं रिटर्न समरी में जाके। उसके बाद समरी जनरेट करोगे आप। समरी जनरेट करने के बाद आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो GSTR1। GSTR1 फाइल करने का दो तरीका है, एक तो आप ओटीपी के थ्रू फाइल कर सकते हो, दूसरा आप डीएससी के थ्रू फाइल कर सकते हो। ईवीसी मेथड मतलब आपका ओटीपी वाला रहेगा। जो भी आपका नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड रहेगा उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आप अपना रिटर्न सबमिट कर सकते हो। अगला वीडियो मैं GSTR 3B के ऊपर बनाऊंगा। कि आप बने रहिए हमारे चैनल से ताकि आपको जल्दी GSTR 3B का अपडेट भी मिले। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।